यूपी टेट के अध्ययन की इस कड़ी में आज हम हिंदी की जो क्लास ले रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर सब कुछ सही रहा तो इसी एक चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके यूपी टेट में। आज जो क्लास लेंगे ये वर्णमाला टॉपिक की क्लास है, और जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है तो इस एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, यूपीएससी से लेकर किसी भी एग्जाम में, यूपी टेट और केवीएस या फिर कुछ भी सुपर टेट, इस एक टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्णमाला से क्वेश्चन ना बने। इसलिए आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कई प्रकार हैं, कई चीजें हैं, तो आप सब लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और बार बार रिवाइज जरूर करना, जिससे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। और ये यूपी टेट में ही नहीं, आपको हर एक एग्जाम में मदद करने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक हर जगह आता ही आता है। चलिए सबसे पहले हम इसको समझाएं, उससे पहले कुछ ये जो फैक्ट है इनको लर्न कर लेते हैं। हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी अपना शब्द नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि हिंदी अपने यहाँ का शब्द नहीं है, क्योंकि फारस से जो ईरान साइड से लोग आए, वो अपने यहाँ जो सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी को सा को वो हा पढ़ते थे, तो सिंध को उन्होंने हिंदू कर दिया था, सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कर दिया था, तो इसी तरीके से ये परिवर्तित होता होता समय के साथ हिंदी बन गया। तो आपको समझ में आया होगा हिंदी कहाँ का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद कर लो। हिंदी शब्द फारसी भाषा का। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता? क्योंकि संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? ये 14 सितंबर 1949 को मिली थी, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। और हिंदी कहाँ का शब्द है? फारसी भाषा का। याद हो गया होगा। मैं चीज़ें कई बार रिकॉल कर देता हूँ, रिवाइज भी कर देता हूँ, ताकि आपको याद जरूर हो जाए, क्योंकि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं जल्दी जल्दी से पढ़ाते हुए निकल जाओ, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप पेपर में कर नहीं पाओगे। अगला जो फैक्टर ये है पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी हिंदी डे है ये 10 जनवरी को, इसे भी याद कर लेना। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो चौथा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो करना चाहो तो मत करना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 3 जरूर कर लेना। बाकी संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को, ये भी याद कर लो। अब हिंदी के उद्भव का क्रम हम देखेंगे कि हिंदी का उद्भव किस तरीके से हुआ, हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले संस्कृत थी। हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी की जो आदि जननी है ये संस्कृत ही है। और संस्कृत भी 2 तरीके की थी, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्राचीन थी, जबकि लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत के बाद आई थी। मतलब हर एक चीज में परिवर्तन होता ही रहता है, भाषा में तो परिवर्तन होता ही रहता है। पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, जिसे हम जनरली संस्कृत बोल देते हैं, दोनों को मिला के। संस्कृत से पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और उसके बाद हिंदी का ये रूप देखने को मिलता है। इसका क्रम आप ऐसा ही याद कर लो, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका, उलट पुलट करके दे देते हैं, फिर बोलते हैं हिंदी का क्रम लिखिए। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, इस तरीके से है ये। एक चीज और बता देते हैं, पाली, पाली जो भाषा है यहाँ पे जैन साहित्य, सॉरी वो बुद्ध साहित्य देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध की जो भी साहित्य है वो पाली में है, जबकि जैन लोगों का जो भी साहित्य है वो प्राकृत भाषा में देखने को मिलता है। बाकी हिंदी में अब जो भी किताबें हिंदी में लिखी जा रही हैं। अब हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। जो नहीं जानते लिपि क्या होती है तो उन्हें बता दें, जो हम जो चिन्ह बना रहे हैं ये लिपि ही है। जैसे हमने ये आ बना दिया, ये लिपि है। ठीक है, जैसे हमने ए बना दिया, ये भी लिपि है। ये ऐसे समझ लो, ये लिपियां होती हैं अलग अलग, तो आप देख सकते हो। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, हर एक भाषा की अपनी लिपि अलग भी होती है। तो हिंदी की जो लिपि है ये देवनागरी लिपि है। इसी तरीके से इंग्लिश की जो लिपि होती है ये रोमन लिपि होती है। और पंजाबी जो भाषा लिखी जाती है वो गुरुमुखी में लिपि लिखी जाती है। चलो अभी हम इतना देखते हैं, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, इसको आप याद कर लेना। अब ये देवनागरी लिपि कहाँ से आई? तो ये ब्राह्मी लिपि से निकल के आई है। अब ब्राह्मी लिपि, इसको ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई है। और ये जो देवनागरी लिपि है ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। आपको नहीं समझ में आया, हम बता देते हैं। देखिए, अपने लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं, तो मतलब ये लेफ्ट साइड है ना, ये राइट साइड है।
तो लेफ्ट को हम बायां बोलते हैं, तो बाईं ओर से दाईं ओर लिख रहे हैं हम। देखो हिंदी लिपि ये अपनी बाईं ओर से दाईं ओर लिख रहे हैं, तो ये लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जा रही है। जबकि आपकी उर्दू जो होती है ये फारसी में लिखी जाती है, तो ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। आपने देखा होगा उर्दू ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे लिखी जाती है, ऐसे ऐसे, इधर से लेके इधर लिखते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा जो बताने का तरीका बिल्कुल बेसिक है, मैं बिल्कुल आसानी से बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ। अगर किसी को बिल्कुल भी ना आता हो तो वो भी सीख जाए। इस तरीके से कोई भी आपको नहीं समझाता। हम कई टीचर्स को देख चुके हैं, आपने भी देखा होगा। थोड़ी देर भले ही लग जाए लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अपनी हिंदी की लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि है। और अब देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई मानी जाती है। इसका कोई जरूरत नहीं है याद करने की, नहीं पूछा जाएगा। इतना याद कर लो, देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसी तरीके से एक और प्राचीन लिपि है, वो है खरोष्ठी लिपि। इसका एक और नाम है गांधारी लिपि, भी इसका उपनाम है, मतलब दोनों एक ही चीज के नाम है। और ये जो लिपि है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब इधर से इस तरफ। जैसे उर्दू लिखते हैं, उल्टी बोलते हैं हम लोग, तो ये दाईं ओर से बाईं, मतलब राइट टू लेफ्ट ये खरोष्ठी लिखी जाती है। इनको याद कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए वर्णमाला हम पढ़ते हैं। उससे पहले ये जो चीज़ें हम आपको दिखाएं, उससे पहले हम आपको ये पूरी वर्णमाला लिख भी रखी है हमने। हो सकता है आपको ऐसे किसी ना पढ़ाए हो, लेकिन ये सब हिंदी में ये 52 वर्ण हैं, देख सकते हो। ये आ से लेकर, देखना, आ से लेकर औ तक इनको स्वर माना जाता है। लेकिन हम जनरली लिखते हैं तो अंग यहाँ आ तक स्वर मानते हैं, लेकिन आ से लेकर ओ तक स्वर, औ तक स्वर हैं और इनकी संख्या 11 होती है। आया समझ में? ये जो दो हैं ये अयोग वाह माने जाते हैं, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो इनमें से हा की ध्वनि निकलती, इसलिए इन्हें स्वरों में नहीं जोड़ा जाता। जैसे अंग हा, आहा, तो हा की ध्वनि निकल रही, इसलिए इन्हें स्वर में नहीं मानते। तो आ से लेके औ तक मानते, तो 11 स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, चलो अब ये व्यंजन शुरू हो जाते हैं का से लेके यहाँ सर श्रमिक तक, गया ज्ञानी सर श्रमिक तक। तो ये 5 देखो, का खा गा गा इंजा, चा छा जा जा वहाँ, टा ठा डाड़ा अड़ा, ता था दाधा ना, पा फा बाबा माँ। ये स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इनको। 25 जो व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन है। का से लेकर माँ तक ये 25 है, ये स्पर्श व्यंजन है। आगे आपको सब समझाएंगे हम डिटेल में, चिंता मत करना। और या रा लावा इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। और सा सा साहा इनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। जबकि छा छत्रिय त्रा त्रिशूल गया ज्ञानी स्र श्रमिक इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अगर आपको नहीं याद हो रहा, मतलब अभी सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ सुनते जाओ। ये डा और डा ये इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, या फिर ताड़न जात इनका नाम है। द्विगुण व्यंजन भी इनका नाम है। इनके 3 नाम हैं। ये शब्द के मध्य में यूज होते हैं, जैसे सड़क, सड़क, पढ़ना, पढ़ना, तो ये बीच में यूज होते हैं, ये स्टार्टिंग में नहीं होते हैं। ठीक, तो यही है का से माँ तक स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ, यार अलावा सा सा साहा ऊष्म व्यंजन, छात्रा ज्ञा श्रमिक ये इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये 5 वर्ग होते हैं। आगे बताएंगे, ज़्यादा नहीं, इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, याद नहीं होगा। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा बड़ी भी क्लास नहीं ली, बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वर्णमाला आपकी कम से कम 3 क्लास में कंप्लीट होगी। वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है? 52। बस अब कुछ अभी हाल में ही एक 53वां वर्ण भी आ गया, लेकिन आप 52 ही मान के चलो, क्योंकि अभी वो अपडेट नहीं हुआ है। वर्णमाला 2 चीज़ों के योग से मिलकर बनती है। एक वर्णमाला में होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। हम सब जानते हैं ये चीज़। तो वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा क्या? परिभाषा, वर्णमाला 2 शब्दों वर्ण धन माला के योग से बना है। कोई जरूरी नहीं, ये नहीं आएगा पेपर में। हाँ, ये आ जाएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार। अब ये चीज़ें याद करो आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ड है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आ जाए तो भी वर्ड ही माना जाएगा। ये दोनों वर्ड, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। और अगर आ जाए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये ध्वनि हो जाएगा, ध्वनि। तीनों याद कर लो आप। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वरों की तरफ। तो स्वरों की संख्या 11 है, जैसा कि हमने आपको बताया था, लेकिन जनरली लिखते 13 हैं स्वरों में। अंग और आहा को छोड़ देते हैं, इसलिए औ तक स्वर हो जाएंगे 11। तो स्वरों की परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण हेतु किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उन्हें स्वर कहते हैं।
एक संस्कृत में कहते हैं स्वरे राजन्ते इति स्वरा, ऐसे कुछ कहते हैं, हाँ स्वयं राजन्ते इति स्वरा, मतलब जो स्वयं राज करें उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होती, जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये आ से लेके अ तक आपके 11 स्वर हो गए। और हाँ एक चीज, अगर आप कर सको तो अपने बच्चों को क्या सिखाना, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ऐसे मत पढ़ना सिखाना, क्योंकि ये काफी ज्यादा गलत तरीका। पढ़ने का क्या तरीका होता, आ इ ई उ ऊ रि ऋषि भी बोलते हैं इसे, ए ऐ ओ औ। जब आप संधि पढ़ोगे, जब आप छंद पढ़ोगे, तब आप इनका मतलब समझोगे कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं। ये शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है, शुद्ध उच्चारण है। ये ओ है, ये औ है, ये ए है, ये ऐ है। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास समय है नहीं, बिल्कुल भी लिमिटेड समय है, इसलिए हम टू द पॉइंट स्टडी करेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। व्यंजनों की संख्या 33, जनरली 33 मानते हैं। अगर पूछ लिया जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 लगा देना। क्यों, क्योंकि का से लेके माँ तक 25 तो ये आपके हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, बस इतना ही मानते हैं, उसमें संयुक्त नहीं जोड़ते हैं। तो 25 4 29 और 29 4 33, तो व्यंजनों की संख्या 33। और हाँ, इनके उच्चारण, व्यंजन की परिभाषा क्या है, इनके उच्चारण हेतु स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 कैसे, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं, ऊष्म व्यंजन सा 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 हा होते हैं, स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं। अब एक चीज और बता देते हैं, व्यंजन आप कहोगे स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, कैसे लेनी पड़ती है मुझे दिखाओ, तो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया का, जब आप इसका उच्चारण करोगे तो ऐसे निकलेगी ध्वनि का, अंत में देखना आ निकल रहा, आ का, तो आ निकल रहा है तो इसका मतलब इसमें छोटा आ है। और हम छोटे आ की परिभाषा क्या है कि इसकी मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मात्रा नहीं लगाई। जैसे मैंने लिख दिया ला, ला, तो यहाँ पे तो देखो स्वर की मात्रा लगी है, मतलब बड़ा आ तो है, इसमें एक ला है और एक बड़ा है, तभी तो ला पढ़ रहे, ला, बड़े आ की ध्वनि भी निकल रही इसमें से, ला। जैसे हमने कर दिया ले, तो ये कैसे बनेगा, ला धन ए से, ठीक है, ले। चूंकि यहाँ पे छोटे आ की कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए हमने लगाया नहीं। तो यहाँ पे का शब्द ये है, इसको अगर हम व्यंजन रहित करेंगे तो का कबूतर लिखेंगे, फिर हलंत लगाएंगे इसके नीचे। अब इसका उच्चारण कैसे होगा, क, बिल्कुल छोटा सा क, जबकि आ ये है, इसका करेंगे तो का, और इसका करेंगे क, और ये आ इसमें से निकाल लिया। तो देखो हर एक व्यंजन में आ छिपा होता है। अगर उस आ को निकालना है तो हम हलंत नीचे लगा देते हैं और आ अलग लिख देते हैं, क्योंकि आ निकल गया, आ अब इस तरफ लिखेंगे। जैसे हमने ता लिखा तो ता हलंत लगा दिया, मतलब आ इसमें से निकल गया, अब ये छोटा आ लिख दिया। पा लिखा तो पा लिख के हलंत लगा दिया, अब ये क्या पा, और ये आ हो गया। तो हर एक व्यंजन में स्वर छिपा होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं, शायद ऐसे ही कभी आपने पढ़ा हो। चलिए आगे देखते हैं। लेखन के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है ये 52 होती है, ये मतलब वही वर्णमाला के टोटल। अब हम आपको बता देते हैं वर्ण 52 कैसे कैसे हैं। आपके 11 तो स्वर हो गए, आ से लेकर औ तक हमने बताए, और 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, का से लेकर माँ तक, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, अंतस्थ हमने अभी बताया था, या रा ला बा को हम अंतस्थ कहते हैं। 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, सा 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 हा को हम ऊष्म कहते हैं। अगर ऐसे याद ना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पूरा देख सकते हो सीक्वेंस है, मतलब का खा गा गा इंजा माँ तक, बिल्कुल कोई भी क्रम तोड़ा तो नहीं। माँ तक स्पर्श हो गई, माँ मछली के बाद क्या आता है, या यज्ञ रारथ ला लड्डू बाबक, तो देखो क्रम है बिल्कुल। तो ये क्या हो गई, ये आपके अंतस्थ हो गई। ऐसा नहीं कोई कहीं से उठा के डाल दिया, कोई कहीं से अंतस्थ में 4 अलग अलग मिला दिए, नहीं। या के बाद रा आता, रा के बाद ला आता, ला के बाद बा आता, ये अंतस्थ है, सरल है। और बाकी बाद जो 4 आएंगे वो ऊष्म में, देखो पहले ये सा आता है, जिसे हम घुंडी वाला सा कहते हैं, और ये षटकोण वाला सा, फिर ये आपका सपेरा वाला सा, और हा सा 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 हा, ये पूरे सीक्वेंस में है। बस सीधे से आपको याद रखना है ये 4, और फिर ये सीक्वेंस में 4 छा छत्री तिरा त्रिशूल ज्ञानी सरस्वर में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग से मिला के डाल दे, एक इधर से एक इधर से, बिल्कुल सरल है, थोड़ी सी मेहनत करो याद हो जाएगा। तो 11 स्वर हो गई, अब तक 25 स्पर्श हो गए, का से माँ तक, 4 अंतस्थ, ये वो अंतस्थ याद कर लो, पूछा जाएगा, यार अलावा ऊष्म सा 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 हा। अभी हम आगे बताएंगे इन्हें अंतस्थ क्यों कहते हैं, इन्हें ऊष्म क्यों कहते हैं, इन्हें संयुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये 2 शब्दों 2 वर्णों के मेल से बनते हैं।
दो वर्णों के मेल से कैसे बनते हैं आपको दिखा चलिए अभी दिखाएंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आपको फिर समझ में ना आए, ज़्यादा चीज़ें हो जाए, इसलिए अभी नहीं, बाद में आगे बताएंगे। 3 क्लास में होगी वर्णमाला खत्म। दो उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं और इसी को हम ताड़न जात भी बोलते हैं। ये इस तरीके से डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ये वर्ड के मध्य में यूज होते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका था, सड़क, सड़क, पढ़ना, बीच में यूज हुए ये डाडलिया और डाढक्कन मत समझना आप इन्हें, ठीक है, वो अलग होते हैं, इनके नीचे बिंदी लगी है उनकी, जबकि डाडलिया और डाढक्कन के नीचे बिंदी नहीं लगती है। और दो अयोगवा, जो कि मैंने अंग और आहा बताए थे, अयोगवा होते हैं। ये अनुस्वार होता है, ये विसर्ग होता है, आगे सब समझाएंगे। अब हम स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो स्वरों के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। 3 स्वर होते हैं स्वरों के। स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कई जगह पे 2 भी माना जाता है, ह्रस्व और दीर्घ प्लुत नहीं मानते, लेकिन 3 हैं तो हैं। अब हम ह्रस्व स्वरों के बारे में देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर क्या कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, मतलब इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और इसके अलावा इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और सुनो, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, मतलब ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय। और इनकी संख्या क्या है, 4 होती है, आ, ई, उ और ऋषि। जबकि दीर्घ स्वर में क्या होता, इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। समझ में आया। तो उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा का लग रहा था, यहाँ पे 2 मात्राओं का लग रहा, इसलिए इसका उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। तो देखिए इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जबकि इनके उपनाम भी हैं, क्या है, गुरु स्वर कहते हैं इनको, और द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर का उपनाम क्या है, एक मात्रिक स्वर और लघु स्वर। अब तीसरा स्वर देख लेते हैं, प्लुत स्वर। तो अब हम बताएं सीधी सी बात, इसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगेगा, मतलब इसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा। देखो, इसके उच्चारण में 1 मात्रा का, इसके में 2 मात्राओं का, और इसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगेगा, बस। इसे एक मात्रक बोलेंगे, इसे 2 मात्रक बोलेंगे, इसे त्रिमात्रक बोलेंगे, खत्म बात। उच्चारण करने पर 3 मात्राओं का समय लगे, जैसे हम करते हैं ओम राम, तो देखो लंबा लग रहा है यहाँ पे, तो ओम यहाँ पे जो लंबा समय लगता है उसको इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं, राम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अब देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के ही बताए गए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यहाँ पे प्लुत स्वरों को नहीं जोड़ा गया, ठीक है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं हम, पढ़ाई। जबकि दीर्घ स्वर 2 अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, एक तो होते हैं सजातीय और एक होते हैं विजातीय। ठीक, पहले हम ह्रस्व स्वर या मूल स्वर देख लेते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, हम पीछे बता चुके हैं। इनका निर्माण सिर्फ एक खंड के द्वारा होता है, या फिर इनको ऐसे भी कह सकते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। आ, ई, उ, ऋषि, बस इसी तरीके से लिखे रहेंगे, इनके खंड नहीं किए जा सकते। जबकि दीर्घ स्वर के खंड हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। ह्रस्व स्वर ये 4 हैं, इनके खंड नहीं हो सकते। दीर्घ स्वर ये 7 होते हैं, कितने, 7। अब देखो, जो 7 थे उसमें सजातीय स्वर होते हैं 3, आ, ई, उ, जबकि 4 होते हैं विजातीय स्वर। 3 हो गए सजातीय स्वर आ, ई, उ, और 4 हो गए विजातीय ए, ऐ, ओ, औ। ये समान जाति के योग से मिल रही, इसलिए सजाती कहते हैं। जैसे बड़ा आ कब मिलेगा, कब बनेगा, छोटा आ, मतलब 2 छोटे आ मिला दो तो बड़ा आ बन जाएगा, 2 छोटी मिला दो तो बड़ी बन जाएगा, 2 छोटे ऊ मिला दो तो बड़ा ऊ बन जाएगा, इसलिए सजातीय स्वर कहते हैं, क्योंकि ये समान जाति से बन रहे। जबकि दिखाई भी दे रहा, समझ में भी आ रहा होगा, ये विजातीय स्वर है। क्यों, क्योंकि ये विभिन्न जाति के योग से मिलेंगे। जैसे ए कब बनता है, ए बनता है आ और ई के मिश्रण से, आ और ई के मिश्रण से ए, और आ और उ के मिश्रण से ओ बनता है। जबकि आ और ये वाला ए उठा लो, ये वाला ए, इनके मिश्रण से ऐ बनेगा। जबकि आ और ये वाला ओ उठा लो तो इसके मिश्रण से औ बनेगा। तो ऐसा याद करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत लगेगी, याद तो करना है। ऐसे भी कर सकते हो, आइए, आइए, आओ वो,
वो ये यहाँ पे अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया ना तो आपकी संधि कन्फर्म हो जाएगी। संधि में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि वर्णमाला से ही संधि निकल के आती है। क्योंकि जब वहाँ पे कहते हैं पंचमाक्षर का मेल तृतीय अक्षर से किया तो पंचमाक्षर वगैरह सब इसी में तो बताएंगे हम आपको। अल्प प्राण महाप्राण सिखाएंगे इसी में आपको। सघोष और अघोष जो है वो सिखाएंगे। उच्चारण स्थान सिखाएंगे, जैसे ये कंठ से होते हैं, ये तालु से होते हैं, ये ओष्ठ से होते हैं, ये मूर्धा से होता, ये कंठ तालब से इनका उच्चारण होता है, ये कंठोष्ठ से होता। जो सारे उच्चारण स्थान वगैरह भी सिखाएंगे। अघोष सकोष सिखाएंगे, अल्पप्राण महाप्राण सिखाएंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक बार तैयार कर लिया तो किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो ही जाते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आज का इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जिन्होंने कोर्स ले रखा उनके पास ये PDF ऐसे ही चली जाएगी। कोर्स का प्राइस मात्र 1000 रुपये है, जहाँ पर यूपी टेट के कंप्लीट 5 विषय की तैयारी कराई जा रही है। और इसके साथ साथ 15 से 20 दिन में अगर आप पढ़ लेते तो आपका स्कोर एकदम बूस्ट हो जाएगा। जो भी आपके नंबर कम पड़ रहे हैं, 15 से 20 नंबर आपके क्वालिफाई करने में, वो बड़े आराम से 10 से 15 दिनों में आपके हो जाएंगे। तो आप इस कोर्स को ले सकते हो और ये आपके मतलब लाइफ का बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मात्र 1000 रुपये की फीस है, तो आप जरूर कोर्स को लेना। बाकी उनके पास PDF जाएगी और उनको क्या मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर 1500 क्वेश्चन कराएंगे उनका डिटेल एनालिसिस मिलेगा, जो कोर्स ले चुके होंगे। और उन 1500 क्वेश्चंस को कर लिया अगर आपने, तो ऐसे समझ लो वहीं से आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद 11 बार टेट निकाल चुका हूँ। यूपी टेट में 116 नंबर हैं हमारे, जबकि CTET में 120 हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का कि पेपर कैसे निकलेगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता पेपर, बस पेपर सरल ही आता। कोचिंग वाले काफ़ी ज़्यादा हवा बना देते हैं, इसलिए आपका आत्मविश्वास कम हो जाता। तो 15 दिन अगर आपने हमारे साथ पढ़ लिया कोर्स में, तो ऐसे समझ लीजिए कि टेट में काफ़ी अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए, हमारे पास समय कम है, इसलिए ज़्यादा समय आपका कंज्यूम नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी CDP, संस्कृत, मैथ और हिंदी का तो ये हो गया। EVS का वीडियो भी आप देख सकते हो।